हेलो। वंस अगेन आप सबका वेलकम है मॉडल्स के सीरीज ऑफ डिस्कशन की क्लासेज में। आज अपन बहुत ही क्लासिकल लेवल पे कुछ ऐसे मॉडल्स का डिस्कस करने वाले हैं जिनको अपन सेमी मॉडल्स बोलते हैं, मार्जिनल मॉडल्स बोलते हैं या मिनी मॉडल्स बोलते हैं। सर ये किस तरीके का कंसेप्ट आ गया? आप क्यों कह रहे हो कि सेमी मॉडल हैं, मार्जिनल मॉडल हैं या मिनी मॉडल हैं? तो डियर, बात को अच्छे से समझना। अगर मैं बोल रहा हूं कि हमारा डिस्कशन जो है वो सेमी मॉडल पे होगा, सेमी मॉडल या मार्जिनल मॉडल जिसको अपन बोल सकते हैं, मार्जिनल बोल दो। अच्छे से देख लेना डियर डिस्कशन को। या इसको अपन मिनी मॉडल भी बोलते हैं, मिनी मॉडल। क्या है सर ये? जरा देखिए, बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं इस वाले पार्ट को। दिख अच्छे से रहा है। आज अपने क्या किया है, थोड़ा सा बैकग्राउंड क्लास का चेंज किया है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कलर्स को क्या कर सके, यूज कर सके, यूटिलाइज कर सके। तो बनिए रहिएगा मेरे साथ। बहुत अच्छा और एक सिस्टमेटिक डिस्कशन, और वो सिस्टमेटिक डिस्कशन कनेक्ट होता है हमारे इस मॉडल्स के सीरीज में सेमी मॉडल, मार्जिनल मॉडल या जिसको मिनी मॉडल अपन बोल सकते हैं। तो सबसे पहले डियर अपन को यही क्लियर करना है। क्या क्लियर करना है? कि सर कौन से ऐसे मॉडल्स होंगे जिनको अपन मिनी मॉडल बोल सकते हैं। तो इधर देखिए, अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट देखते रहिए। अगर मैं बात करूं मिनी मॉडल्स की, मिनी मॉडल्स क्या होते हैं एक्चुअल में? मिनी मॉडल्स बोलोगे किसको? तो सर अगर कोई मॉडल मैनवाब, क्या दिया, मैनवाब के तौर पे भी फंक्शन करता है और मॉडल वर्ब के तौर पे भी फंक्शन करे। किस तरीके से फंक्शन करे? अगर कोई ऐसा मॉडल वर्ब है जो मेन वर्ब की तरह भी फंक्शन करता है और मॉडल वर्ब की तरह फंक्शन करता है, तो इस टाइप के जो मॉडल्स होते हैं उनको अपन सेमी मॉडल, मार्जिनल या मिनी मॉडल कहकर इसको पुकारते हैं, कॉल करते हैं। तो कंसेप्ट हो जानी चाहिए बहुत सी क्लियर कि मिनी मॉडल वो मॉडल हैं जो सेंटेंस में मॉडल की तरह तो यूज होते ही होते हैं, साथ में उनका यूज अपन मेन वर्ब के तौर पे भी कर सकते हैं। तो ऐसे टाइप के मॉडल्स वर्ब जिनका यूज मेन वर्ब के तौर पे भी होता है और मॉडल वर्ब के तौर पे भी होता है, उनको अपन सेमी मॉडल, मार्जिनल मॉडल या मिनी मॉडल बोलते हैं। तो सर इस डिस्कशन में आप किस किस को यूज करके दिखाओगे? तो चलो जरा देखते रहो बेटा। जब मैं सेमी मॉडल की बात करूंगा तो हमारा यहाँ जो डिस्कशन बनेगा डियर, वो नीड से रिलेटेड बनेगा और डेयर से रिलेटेड बनेगा। नीड और डेयर जो हैं जिनको अपन डिस्कस करेंगे, और इसके साथ एक और चीज अपन एड ऑन कर देते हैं, हैव टू। तो ये वो एरिया है डियर जिनको अपन मानते हैं क्लासिकली ग्रामर के फंक्शन के अकॉर्डिंग दीज आर आवर मिनी मॉडल। और आज इस शॉर्टन क्लास मॉडल में अपन इन्हीं मिनी मॉडल्स का क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। अब ये मिनी मॉडल्स क्यों हो जाएंगे, इसका बड़ा रीजन है, और वो रीजन बड़ा क्लियर है कि ये जो हैं नीड हुआ, डेर हुआ, हैव जो हुआ, इनको अपन मॉडल के तौर पे भी यूज करते हैं और लाइकली इनको अपन मेन वर्ब के तौर पे भी यूज करते हैं। अपन को इन्हीं से रिलेटेड फंडामेंटल सीक्वेंस को समझना होगा और किस तरीके से अगर ये मॉडल के तौर पे यूज होंगे तो कंसेप्ट्स और रूल्स किस तरीके से बिल्डअप होंगे, और जब अपन इनको मेन वर्ब के तौर पे अप्लाई करेंगे तब इनके कंसेप्ट किस तरीके से बिल्डअप होंगे, उनका एक सिस्टमेटिकली एनालिसिस, सिस्टमेटिकली डिस्कशन अपना अपन को करना है। तो डियर वन बाय वन करके एक एक चीज को मैं यहाँ पे करूंगा क्लियर आउट। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि यूज ऑफ मिनी मॉडल
यूज ऑफ मिनी मॉडल्स also depend on the expression emotion or sense of the सेंटेंस। जिस तरीके से फुल मॉडल्स जो थे डियर, जो ऑक्सिलरीज थी, उनका यूज भी सेंटेंस में किस बेस पे हो रहा था, आप थोड़ा सा रिमाइंड करके देखिए उनका यूज भी सेंटेंस में कौन से बेस पे हो रहा था। तो उनका बेस भी ये था कि मॉडल्स का यूज डिपेंड करता है कि सेंटेंस में सेंस किस तरीके का है, सेंटेंस का एक्सप्रेशन किस तरीके का है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सप्रेशन किस तरीके का सेंटेंस जनरेट करेगा, इमोशन सेंटेंस के किस तरीके के होंगे, और सेंस सेंटेंस का किस तरीके का होगा। तो ये सेम वाली बात है, फुल मॉडल्स का यूज भी इसी बात पे डिपेंड करता है कि सेंटेंस एक्चुअल में किस तरीके का एक्सप्रेशन प्रोवाइड कर रहा है, किस तरीके का सेंस प्रोवाइड कर रहा है, किस तरीके के उस सेंटेंस के इमोशन है। उस बिहाफ पर हम मॉडल्स को डिफरेंटली यूज कर रहे थे डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्सप्रेशन और इमोशंस में। अब बात करते हैं कि जब मिनी मॉडल्स की बात होगी तो ये पॉइंट बड़ा कॉमन ही रहने वाला है कि मिनी मॉडल का यूज भी सेंटेंस के एक्सप्रेशन, इमोशन और सेंस को देखकर ही अपन क्या करेंगे, जज करेंगे। पर किस तरीके से करेंगे, क्या कंसेप्ट होंगे, वन बाय वन करके देखते चलिए। अपना पहला डिस्कशन यहां पे अपन एड ऑन करते हैं, बहुत अच्छे से इसको अपन क्या करेंगे, क्लेरिफाई करेंगे आपको। तो बनिए रहिएगा, बहुत अच्छा वाला डिस्कशन है मिनी मॉडल का और अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो मैं सबसे पहले अगर यहां डिस्कस करूं, इसका डिस्कशन करना है मुझे, नीड या नीड टू। ओके डियर, अगर इसके में सेंस पे अगर आपको आके पॉइंट ऑफ थिंकिंग यहां पे बताऊं तो देखो क्या थिंकिंग बनती है। देखो ये नीड का नॉर्मल हिंदी मीन्स होता है जरूरत या आवश्यकता। आवश्यकता, ओके डियर। अब ये जो नीड है ये दोनों तरीके से फंक्शन करता है। किस तरीके से, अपन बात करते हैं, इधर देखिए। सबसे पहली वाली बात करें कि अगर इसको मॉडल के तौर पे अपन यूज करें, नीड को किसके तौर पे यूज करें, एज ए मॉडल, तो इसका यूज कहां होगा, इसका यूज कौन से वाले केस में होगा। तो देखिए, अगर कोई भी ऐसा सेंस सेंटेंस जनरेट कर रहा है जिसमें स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट की बात हो, किसकी बात हो डियर, स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट की, बहुत ज्यादा जरूरत, स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट। अगर सेंटेंस स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट का सेंस जनरेट कर रहा है तो उस केस में अपन मॉडल या मिनी मॉडल जिसको अपन बोल सकते हैं, हम नीड का यूज करते हैं। किस चीज का सेंस हो गया, स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट। अब स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट क्या हो गई कि कोई ऐसी जरूरत है जो बहुत मैक्सिमम है, बहुत बड़ी आवश्यकता है, कोई ऐसा एक्शन है जो करना ही आपको चाहिए, बहुत जरूरी है। तो बहुत जरूरी का अगर सेंस प्रेफरेंस अपन जनरेट करते हैं तो उस केस में अपन नीड का यूज करते हैं। दूसरी बात अगर करें कि अगर ये मेन वर्ब के तौर पे यूज हो, ये किसके तौर पे यूज हो डियर, मेन वर्ब के तौर पे, तो मेन वर्ब के केस में क्या होगा डियर, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तब अपन नीड का यूज कर देंगे। नीड कैसे केस में यूज होगा, प्लूरल सब्जेक्ट के केस में।
ओके डियर। और अगर सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर के केस में अपन इसको नीड्स यूज करके लिखेंगे, क्योंकि ये मेन वर्ब के तौर पे जब फंक्शन करे, तो अगर मेन वर्ब के तौर पे फंक्शन करेगा नीड, तो इसका केस क्या बन जाएगा? बहुत बेसिक सी बात है। तो मेन वर्ब में जब प्लूरल सब्जेक्ट होगी तो नीड का यूज कर देंगे, और सिंगुलर सब्जेक्ट होगी तो नीड्स का यूज कर देंगे। अंडरस्टैंड दिया? लेकिन जब ये मॉडल्स के तौर पे यूज होगा तो ये कौन से सेंस में यूज होगा? स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट के सेंस में यूटिलाइज होगा। तो अच्छे से देख लीजिए, मॉडल के सेंस में स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट को शो करता है, मेन वर्ब के सेंस में ये बिल्कुल एक बेसिक जो नेचर होता है मेन वर्ब के यूज होने का, कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ये नीड मतलब आवश्यकता के सेंस में है, और नीड्स कब यूज होगा? जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगी। तो अपन उसके कुछ 1 बाय 1 एग्जांपल्स देखते हैं, तो जरा देखना। इसमें कुछ छोटी छोटी बातें हैं, तो मैं छोटी छोटी बातों को पॉइंट टू पॉइंट पिक करूंगा, और पॉइंट टू पॉइंट किस तरीके से पिक करूंगा जरा देखना। सबसे पहले मैं बात करूं कि नीड को मैं मैन वर्ब के तौर पे अप्लाई कर रहा हूं। किसके तौर पे अप्लाई कर रहा हूं डियर? मैन वर्ब के तौर पे। और जब मैं नीड का यूज मैन वर्ब के तौर पे करूंगा तब कैसी कैसी सिचुएशन बनती है, जरा देखिए। अगर मेन वर्ब के तौर पे मैं कोई अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जांपल लूं, इस सेंटेंस का एग्जांपल डियर अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा? बेसिक सी बातें जो आप सबको बहुत अच्छे से इसका आइडिया भी है, ज्यादा क्लेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैंने पुट किया ही नीड्स टू express needs to express his thoughts। तो ये क्या है? बेसिकली यहां पे आपको देखना है, जज क्या करना है कि ये जो नीड्स है वो मॉडल के तौर पे यूज ना होकर यहां सेंटेंस में किसके तौर पे यूज हुई है? मैन वर्ब के तौर पे यूज हुई है, और सेंटेंस का सब्जेक्ट ही है जो कि एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो ऐसे केस में नीड के साथ एस का अपन यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा नीड्स टू। और एक अच्छे से आप ये भी देख सकते हो कि जब ये मैन वर्ब के तौर पे अप्लाई हो रहा है तो अपने साथ टू प्लस इन्फिनिटिव ले रहा है, मतलब नीड्स टू उस केस में यूज हो रहा है जब ये मैन वर्ब के तौर पे क्या कर रहा है? सेंटेंस में फंक्शन कर रहा है। इस तरीके से अगर मैं प्लूरल सब्जेक्ट के नेचर में बात करूं तो यहां पे हो जाएगा आई नीड टू एक्सप्रेस माई थॉट्स। क्या हो जाएगा डियर? आई नीड टू एक्सप्रेस माई थॉट, क्योंकि ये आई जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल के केस में हम नीड्स ना यूज करके फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करेंगे जो नीड होगी। और देख सकते हो कि यहाँ पे कनेक्टिविटी नीड्स और नीड की टू से है। अंडरस्टैंड दिया? इसी तरीके से अगर मैं बात करूं इस फॉर्मेशन में मेन वर्ब के सीरीज में ही, कि अगर अपना सेंटेंस कोई नेगेटिव सेंटेंस हो, कैसा सेंटेंस हो डियर? नेगेटिव सेंटेंस हो, और नीड जो है मेन वर्ब के तौर पे फंक्शन कर रहा है, तो सेंटेंस कुछ इस तरीके से क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल जरा देख लीजिए, इसी का ही फॉर्मेशन बना रहा हूं। ही सिंगुलर है तो मैं डज ले लूंगा, डज नॉट नीड टू express his thoughts। ये क्या हुआ सर? देखिए जरा, थोड़ा सा इसको मैं सिस्टमेटिकली आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए बेटा, आपने यहाँ पे डज नॉट का यूज किया, इट मीन सेंटेंस नेगेटिव है,
और आप सब बेसिकली जानते हो कि डू, डज और डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म अपन कैरी करते हैं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो। डू, डज और डिड के साथ अपन किसको कैरी करेंगे? फर्स्ट फॉर्म को। तो अगर मेन वर्ब के तौर पे फंक्शन कर रहा है नीड, चाहे वो अफर्मेटिव सेंटेंस में कर रहा हो चाहे वो नेगेटिव सेंटेंस में कर रहा हो, वो अपने साथ किसको कैरी करेगा? टू को कैरी करेगा। अच्छे से देखते जाइए। और यहाँ पे जो पोजिशनिंग है तीनों ही एग्जाम्पल्स में, वो नीड की जो है मेन वर्ब की पोजिशनिंग है, ना कि मॉडल्स की पोजिशनिंग है। तो आगे देखिए कुछ ऐसे एग्जाम्पल अपन और करना चाहें तो क्या हो जाएगा, जरा जरा देखते रहिए। जैसे मैं इसको प्लूरल के सेंस में लूं तो आई डोंट नीड, आई डोंट नीड टू एक्सप्रेस माई थॉट्स, टू एक्सप्रेस माई थॉट्स। मैं वो फॉर्मेशन बता रहा हूं जो नीड के केस में बनेंगे। सब नीड एक मेन वर्ब के तौर पे फंक्शन करेगी। तो किस किस तरीके से केस यूज होते जाएंगे? नीड के साथ टू का केस जो है वो अप्लाई होगा, क्योंकि नीड यहाँ पे मेन वर्ब का फंक्शन कर रहा है, और जब नीड मेन वर्ब का फंक्शन कर रहा है तो अपने साथ वो इन्फिनिटिव कैरी करेगा। इन्फिनिटिव मीन्स टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब अपन बात करें कि अगर सेंटेंस सर इंटेरोगेटिव हो तो क्या केस बनेगा, तो उस केस को भी देख लेते हैं। जब इंटेरोगेटिव का फॉर्मेशन होगा और नीड कैसे फंक्शन कर रहा है, एक मेन वर्ब के तौर पे वो क्या कर रहा है, सेंटेंस में फंक्शन कर रहा है। तो मेन वर्ब के तौर पे अगर फंक्शन कर रहा है तो कैसे कैसे केसेस बन जाएगा, तो जरा देखिए। मैं सेंटेंस ले रहा हूं, डू यू नीड, डू यू नीड टू एक्सप्रेस योर थॉट, तो देखिए अगर नेगेटिव के फॉर्मेशन में भी बात करें नीड की, और यहां पे हम देख सकते हैं दिस इज द हेल्पिंग वर्ब, यू हियर इज एज ए सब्जेक्ट, और नीड यहाँ पे मेन वर्ब का फंक्शन कर रही है। और जब ये नीड मेन वर्ब का फंक्शन करेगा तो अपने साथ इन्फिनिटिव कैरी करेगा। तो देखिए पहले डिस्कशन में मैंने आपको बड़े सिस्टमेटिकली तरीके से बता दिया है कि जब नीड का यूज, किसका यूज डियर, नीड का यूज आप मेन वर्ब के तौर पे करते हो तो क्या क्या कंडीशन बनती है। जब इसका यूज आप कैसे कर रहे हो डियर, मेन वर्ब के तौर पे, तो ये वाली जो कंडीशंस है अफर्मेटिव सेंटेंस की, नेगेटिव सेंटेंस की और इंटरोगेटिव की, वन बाय वन सिस्टमेटिक एग्जांपल से मैंने आपके सामने इनको एक्सप्रेस किया है। इस फर्दर डिस्कशन में अब अपन को समझना होगा कि नीड को अगर अपन मॉडल की तरह अप्लाई करें तो क्या चेंजेज हो जाएंगे। क्या नीड को जब हम मॉडल की तरह अप्लाई करेंगे तो क्या वो अपने साथ इन्फिनिटिव लेगा या नहीं लेगा, इस वाले केस को देखना। ये मेन वर्ब का केस है और ये प्रेजेंटेशन है विथ एग्जांपल्स कि किस किस तरीके से अपन नीड को एक मेन वर्ब के तौर पे अप्लाई करते हैं। तो चलिए देखिए आगे देखिए इस डिस्कशन को। अगर अब मैं बात करूं डियर किस चीज की, कि नीड जो है उसे मैं यूज कर रहा हूं एज ए मॉडल वर्ब, एज ए मॉडल वर्ब, तो क्या चेंजेस होने वाले हैं जरा देखना। तो जब नीड मॉडल वर्ब के तौर पे अप्लाई होती है, तो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्लियर किया था कि ये किसके एक्सप्रेशन को शो करती है, ये किसके एक्सप्रेशन को शो करती है डियर, स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट। कैसा रिक्वायरमेंट, स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट बेसिकली ये क्लियर होना चाहिए कि नीड को जब एज ए मॉडल वर्ब अपन अप्लाई करेंगे तो वो शो किसको करेगा, स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट को शो करेगा। अब कैसे केस बनेंगे, यहाँ पे दो केस पे आपको ज्यादा फोकस करना है,
और वो 2 केसेस क्या होंगे जरा देखें। पहली बात कि अगर आपका सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, या सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव है। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में ये स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट को शो करता है, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों तरीके के जो वेज हैं उन दोनों में ये स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट के सेंस को क्या करता है, प्रेजेंट करता है। तो किस तरीके से यहां पे देखो फॉर्मेशन बनेगा, जरा ध्यान रखना। बहुत बेसिक सा पॉइंट है डियर कि जब नीड को अपन मॉडल वर्ब के तौर पे अप्लाई करेंगे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, तो ओनली अपन नीड का यूज करेंगे। ओनली किसका यूज करेंगे, नीड का यूज। उसके साथ इन्फिनेटिव नहीं लेंगे। इन्फिनेटिव नहीं लेंगे मीन्स क्या नहीं कर सकते अपन, जब मॉडल फॉर्म के तौर पे नीड का यूज होगा तो इसके साथ अपन टू का यूज नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। राइट वर्जन क्या बनेगा अपना, नीड ओनली। कैसे सर, थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल के बिहाफ पे अपन क्या करते हैं, एक्सप्लेन करके देखते हैं, चेकआउट करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे बड़े क्लियर यहाँ पे प्रेजेंट होने वाले हैं डियर। जरा देखे, स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट को अपन को शो करना है, तो जरा देखे मैं पहले नेगेटिव सेंटेंस यहां लेता हूं। ही need not stay here without any reason। अच्छे से देखना डियर, विदाउट एनी रीजन, एनी रीजन। अब यहां पे देखो सब्जेक्ट का भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। अगर मैं यहां पे सब्जेक्ट को प्लूरल बना दूंगा, आई नीड नॉट स्टे हियर विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी रीजन। क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, जरा देखना, पॉइंट आउट करना कि पहली बात, अगर ये नीड मॉडल वर्ब के तौर पे अप्लाई हो रहा है तो इसमें सेंस जनरेट हो रहा है किसका, स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट का। दूसरी वाली बात क्या है कि जब उसको अपन मॉडल वर्ब के तौर पे नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अप्लाई करेंगे तो नीड टू का यूज नहीं करेंगे, ओनली किसका यूज करेंगे, नीड का यूज करेंगे। और तीसरी बात क्या है कि सब्जेक्ट का भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला जब ये मॉडल वर्ब के तौर पे यूज होगी, क्योंकि मॉडल अपने साथ एस ई एस आई ई एस कैरी नहीं करता है। सब्जेक्ट का इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट है तब भी वो नीड रहेगा, और प्लूरल सब्जेक्ट है तब भी वो क्या रहेगा, नीड ही रहेगा। क्योंकि बेसिकली यहाँ पे इस सेंटेंस में जो नीड है वो एक मॉडल वर्ब के तौर पे फंक्शन कर रहा है, ना कि मेन वर्ब के तरीके से। और अगर ये मॉडल वर्ब के तौर पे फंक्शन कर रहा है तो तीनों चीजें आपको अच्छे से देखनी है। नंबर 1, सेंस किसका होगा, स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट का। सेकंड, आप ओनली क्या यूज करोगे, नीड यूज करोगे, जैसे हमने यहां किया, नीड नॉट स्टे, ही नीड नॉट स्टे, आई नीड नॉट स्टे। अंडरस्टैंड दिया। तो हमने किसी भी तरीके से टू का यूज यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है। ये बेसिक कंसेप्ट की गलती हो जाएगी। और बेसिक कंसेप्ट क्या है कि मॉडल के साथ क्या आनी चाहिए, बेस फॉर्म आनी चाहिए, ठीक उसके बाद, और नेगेटिव है तो नोट के बाद बेस फॉर्म आनी चाहिए। इसके बीच में कोई कनेक्टिव यूज नहीं होता है। तो मॉडल प्लस बेस फॉर्म, इसके बीच में किसी तरीके का कनेक्टिव मतलब टू जो है वो यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे ये मॉडल वर्ब है और इस तीनों केस को अपने 1 to 1 यहाँ पे क्या कर दिया है, क्लियर आउट कर दिया है। और यहां पे दोनों सेंटेंस जो सेंस दे रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग रिक्वायरमेंट का सेंस दे रहे हैं, पर कौन से वे में दे रहे हैं डियर, नेगेटिव वे में। इनका वे क्या हो जाएगा डियर, नेगेटिव वे। ओके डियर। उसके बाद अपन चलते हैं, अगर मैं इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अप्लाई करूं
और उस कंडीशन में अप्लाई करूं जब नीड का यूज एक मॉडल वर्ब के तौर पे हो रहा है। तो आप डिफरेंस भी देख लेना, पिछले वाला जब अपने नीड को मेन वर्ब के तौर पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अप्लाई किया था, और अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम नीड को अप्लाई तो कर रहे हैं पर एक मॉडल वर्ब के तौर पे अप्लाई कर रहे हैं। तो देखो क्या सीन क्रिएट होगा वो जरा देख लीजिए। नीड ही नीड ही एक्सप्रेस हिज थॉट्स। तो मॉडल्स वर्ब के तौर पे ये कुछ इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे नीड सिर्फ मॉडल का ही सेंस दे रहा है डियर, नीड ही एक्सप्रेस, क्योंकि अब दूसरा कंसेप्ट भी आप देख सकते हो कि नीड के साथ जो अप्लाई हो रहा है डियर, एक्सप्रेस वो बेस फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म ही अप्लाई होगी। आप किसी तरीके से ये वाला सीन क्रिएट मत कर लेना कि सर नीड कैसे आ गया यहाँ तो। यार नीड यहाँ पे किसका फंक्शन कर रहा है, मॉडल वर्ब का फंक्शन कर रहा है, जिस तरीके से कैन करता है ये भी तो मॉडल है। अगर मैं इसको कैन से बनाऊं तो कैन ही एक्सप्रेस हिज थॉट, यही फॉर्मेशन रहेगा। तो सेम तरीके से अपन यहाँ नीड को अप्लाई कर रहे हैं एज ए मॉडल वर्ब, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस में कुछ इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा। और अगर ये मेन वर्ब के तरीके से होता तो सेंटेंस की स्टार्टिंग किसी हेल्पिंग वर्ब से होती, जैसे मैं बात करूं डज ही नीड टू एक्सप्रेस हो जाता, अंडरस्टैंड, तब वो अपने साथ इन्फिनेटिव ले लेता। लेकिन अब की बार आप फिर से देख सकते हो कि यहाँ किसी तरीके का कोई इन्फिनेटिव यूज नहीं है। तो बेसिकली हमने अभी आपको ये बताया है कि किस तरीके से मिनी मॉडल नीड का यूज आपको करना है। अगर वो मेन वर्ब का सेंस दे रहा है तो किस तरीके से यूज होगा और कौन से कंसेप्ट्स का ध्यान रखना है वो भी मैंने क्लियर किया। और जब इनका यूज मॉडल वर्ब के तौर पे होगा तब किस तरीके का कंसेप्ट होगा उसको भी मैंने सिस्टमेटिकली एग्जाम्पल से क्या किया है, क्लियरिफाई किया है। और इसी डिस्कशन में 1 to 1 के केस में अपन नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं डेयर को। तो इस सेम पैटर्न में ये डिस्कशन बन जाएगा। तो सेम पैटर्न में डिस्कशन किस तरीके से बनेगा जरा देखना। अगर डियर मैं वही वाला केस लेता हूं, और मेरा केस क्या है कि जो डेयर है डियर वो दो तरीके से फंक्शन करता है, मेन वर्ब के तरीके से भी फंक्शन करता है और मॉडल वर्ब के तरीके से भी क्या करता है, फंक्शन करता है। तो मैं सबसे पहले बात यही ले लेता हूं, इसी पॉइंट को पिक कर लेता हूं कि अगर मैं डेयर को मेन वर्ब के तौर पे यूज करूं, इसको किस तरीके से यूज करूं, क्योंकि ये मिनी मॉडल तभी कहलाएगा ना कि इसका यूज मेन वर्ब के तौर पे भी हो जाता है और मॉडल वर्ब के तौर पे भी हो जाता है। तो अगर मैं इसको मेन वर्ब के तौर पे यूज करूंगा तो ये अपने साथ इन्फिनेटिव कैरी कर लेगा। तो किस तरीके से ये इन्फिनेटिव कैरी करेगा जरा जरा थोड़ा सा फोकस करना। जैसे मैं एक एग्जांपल पुट कर रहा हूं डियर, और पहली बात आप ये समझ लीजिए कि डेयर जो है वो किस सेंस में यूज होता है जब अपन मॉडल्स वर्ब के तौर पे इसकी बात करते हैं। तो बात करें, जैसे अपन बात करें लैक ऑफ क्रेज, हिम्मत की कमी, क्रेज और चैलेंज। तो यहां पे सेंस क्या जनरेट होता है, डेयर कौन से सेंस में यूज होता है जब अपन लैक ऑफ क्रेज या चैलेंज की बात करें। सेंटेंस में हमें कुछ इस तरीके का सेंस जनरेट करना है जिसमें क्रेज या चैलेंज की कमी की बात की गई हो, तो वो डेयर के केस में यूज होगा। और उसका जो केस बनेगा वो केस बनेगा डेयर का यूज मॉडल के तौर पे। और डेयर का यूज जब मॉडल के तौर पे होगा तो उसका जो सेंस क्रिएट होगा वो होगा लैक ऑफ क्रेज, और यू कैन से लैक ऑफ चैलेंज। तो अब अपन बात करें सबसे पहले तो मेन वर्ब के केस में क्या होने वाला है। जैसे मैं ये जो है मेंशन कर रहा हूं, ही dares to follow the risky ways,
द रिस्की वेज, ये पॉजिटिव चैलेंज, पॉजिटिव क्रेज को शो कर रहा है, रिस्की वेज। तो क्या है यहाँ पे पोजिशनिंग देखो, डेयर यहाँ पे मेन वर्ब का फंक्शन कर रहा है, तो अगर ये मेन वर्ब का फंक्शन कर रहा है तो क्या करना है, सब्जेक्ट पे फोकस करना है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डेयर्स हो गया, और साथ में ये अपने क्या कैरी करता है, इन्फिनिटिव भी कैरी करता है, मतलब डेयर्स टू। और अगर मैं इसको प्लूरल में बनाऊं तो किस तरीके से ये क्रिएट हो जाएगा, आई डेयर टू फॉलो दी risky ways। अब ये दोनों तरीके के सेंटेंस माय डियर किस तरीके के सेंटेंस है, मेन वर्ब का केस है और ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो ये नीड वाले फॉर्मेशन में ही यहाँ पे जो रूल्स हैं वो क्रिएट हो रहे हैं। क्या रूल क्रिएट हो रहे हैं, गौर से देख लो कि अगर मेन वर्ब के तौर पे यूज होगा तो दोनों ही चीज़ों का ध्यान रखना है। सब्जेक्ट का नेचर, अगर सब्जेक्ट का नेचर सिंगुलर है तो डेयर्स में चला जाएगा, प्लूरल है तो वो डेयर ही रहेगा। दूसरी बात क्या है, अगर ये मेन वर्ब के तौर पे फंक्शन कर रहा है तो इसके साथ इन्फिनिटिव के लिए क्या कनेक्ट करेंगे, अपन टू कनेक्ट करेंगे। और ये वाला काम कब करेंगे, ओनली जब ये मेन वर्ब के तौर पे फंक्शन कर रहा है। अब चलो अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, रूल्स वही रहने वाले हैं। इन्फिनिटिव अपने साथ ये फिर भी कैरी करेगा, क्योंकि अगर डेयर का यूज अगर आप मेन वर्ब के तौर पे कर रहे हो तो सेंटेंस क्या क्रिएट हो जाएगा, जरा देखते रहना। यहां पे देखिए डियर, ही डज नॉट, अब डज नॉट के बाद में डेयर यूज करूंगा तो ये मेन वर्ब का फंक्शन करने लग जाएगा। ही डज नॉट डेयर, अब ये अपने साथ इन्फिनिटिव भी कैरी कर लेगा और ये टू हो गया। ही डज नॉट डेयर टू फॉलो, ये नेगेटिव चैलेंज नेगेटिव क्रेज को बता रहा है। ही डज नॉट डेयर टू फॉलो द रिस्की वेज, अब ये नेगेटिव में हो गया। अगर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लूंगा तो भी क्या होगा, कुछ इसी तरीके का सीन बन जाएगा। आई डू नॉट, वंस अगेन यहां पे जो डेयर का यूज हो रहा है, डियर आप इस पे फोकस करना, वो मेन वर्ब के तरीके से हो रहा है, मेन वर्ब के तौर पे हो रहा है। और मेन वर्ब के तौर पे होगा तो वो इन्फिनिटिव कैरी करेगा, मतलब टू अपने साथ कैरी करेगा। टू फॉलो दी रिस्की वेज। ओके डियर, अगर ये सर इंटेरोगेटिव में हो, हाँ चलो इंटेरोगेटिव में हो, लेकिन डेयर किसकी तरह फंक्शन कर रहा है, मेन वर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है, तब क्या हो जाएगा, तब इस तरीके से हो जाएगा, डज ही डेयर टू फॉलो द रिस्की वेज। अब अच्छे से समझ लो इन सारे एग्जाम्पल को, एक बार मैं फिर से बता देता हूं पॉइंट टू पॉइंट। क्या सीन है कि डेयर का यूज अगर मेन वर्ब के तौर पे होगा, डियर किसके तौर पे होगा, मेन वर्ब के तौर पे होगा, तो सीधी सीधी सिंपल वाली ध्यान रख लेना बात, चाहे सेंटेंस अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो, इंटेरोगेटिव हो, ये वाला जो सीन है वो नेगेटिव का हो गया, ये वाला सीन इंटेरोगेटिव का हो गया, इसका हो गया इंटेरोगेटिव का। अब क्या सीन बनेगा, एक ही चीज ध्यान रखना, अगर मेन वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है तो डेयर अपने साथ टू को कैरी करेगा, मतलब इन्फिनेटिव को कैरी करेगा, चाहे सेंटेंस अफर्मेटिव हो, सेंटेंस नेगेटिव हो, चाहे सेंटेंस क्या हो, इंटेरोगेटिव हो। समझ में आया। दूसरा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब ये मेन वर्ब के तौर पे फंक्शन कर रहा है तो सब्जेक्ट का नेचर भी देखना है। अफर्मेटिव सेंटेंस में जैसे सब्जेक्ट ही है तो ये डेयर्स हो जाएगा, अगर ये सेंटेंस में सब्जेक्ट आई जो कि प्लूरल है तो ये ओनली डेयर रहेगा, मींस मेन वर्ब वाले कंसेप्ट लगेंगे।
जो टेंस के अकॉर्डिंग फंक्शन करते हैं, उस तरीके के कंसेप्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, यूज करना है। ये तो हमने बात कर ली कि डेयर को अपन किस तौर पे यूज कर रहे हैं, मेन वर्ब के तौर पे यूज कर रहे हैं। लेकिन अब अपन बात करते हैं कि अगर अपन डेयर को मॉडल वर्ब के तौर पे यूज करें तो क्या सीन बनेगा, तो उसको भी देख लो। अगर डेयर को अपन मॉडल वर्ब के तौर पे यूज कर रहे हैं डियर, डेयर को कैसे यूज कर रहे हैं, मॉडल वर्ब के तौर पे। तो अगर मॉडल वर्ब के तौर पे अगर यूज करोगे तो क्या डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, अच्छे से देख लेना। पहली वाली बात, वो भी जो कॉमन बात है कि अगर आप इसको मॉडल वर्ब में तौर पे यूज करोगे, किसमें, नेगेटिव, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, तब पहली वाली बात ध्यान रख लेना। क्या ध्यान रखोगे कि अगर ये मॉडल वर्ब के तौर पे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में यूज हो रहा है तो ये सेंस किसका जनरेट करेगा, अभी बताया था मैंने आपको, लैक ऑफ क्रेज, और यू कैन से लैक ऑफ चैलेंज, लैक ऑफ चैलेंज, से चैलेंज। चलो, तो लैक ऑफ क्रेज, लैक ऑफ चैलेंज के सेंस में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अपन मॉडल वर्ब के तौर पे किसको अप्लाई करते हैं, डेयर को। पहली वाली बात तो ये हो गई। और दूसरी क्या होगी कि अगर ये मॉडल वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है तो अपने साथ इन्फिनेटिव कैरी नहीं करेगा, इन्फिनेटिव कैरी नहीं करेगा, इसका मीन्स हो गया ये अपने साथ टू कैरी नहीं करेगा, ओनली डेयर ही यूज होगा। सब्जेक्ट के नेचर का यहाँ पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, बोथ ऑफ केसेज में सेम वाला पैटर्न रहने वाला है। तो सर इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से हम क्या कर लेते हैं, क्लियरिफाई कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल देखना डियर, अगर मैं मॉडल वर्ब के तौर पे नेगेटिव में यूज करूंगा इससे तो कैसे करूंगा, ही, चलो जी, डेयर नॉट, अच्छे से देखते जाना, डेयर नॉट, देखो मैंने कोई टू इन्फिनेटिव यूज नहीं किया है, सीधा मेन वर्ब ले ली है, अच्छे से देख लो। अगर ये मेन वर्ब के तौर पे होता तो क्या करता, ही डज नॉट डेयर टू, इस तरीके से कोई फॉर्मेशन हो जाता। लेकिन यहाँ आप देख रहे हो ये मॉडल वर्ब के तौर पे फंक्शन कर रहा है, तो मैंने सीधा बेस फॉर्म ले लिया है, बिल्कुल टू रिमूव कर दिया है और रिमूव होगा भी। ही डेयर नॉट फॉलो द रिस्की वे, तो ये किसको शो करता है, लेक ऑफ क्रेज या लेक ऑफ चैलेंज, रिस्की वेज। अच्छे से देख लो डियर, जब ये मॉडल वर्ब के तौर पे यूज होगा तो अपने साथ इन्फिनेटिव कैरी नहीं कर रहा है, ही डेयर टू नॉट, अगर ऐसा कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ये ओनली क्या रहेगा, ही डेयर नॉट फॉलो द रिस्की वेज। दूसरा, इसका सब्जेक्ट पर भी कोई असर नहीं पड़ने वाला। अगर मैं ही की जगह यहाँ पे सब्जेक्ट क्या कर देता हूँ, प्लूरल कर दूं, तब भी मॉडल थोड़ी चेंज हो जाएगा। अगर ये मॉडल के तौर पे यूज हो रहा है तो ये डेयर ही रहेगा, आई डेयर नॉट फॉलो द रिस्की वेज। क्या हो गया, आई डेयर नॉट फॉलो रिस्की वेज। तो ये अपन ने एग्जाम्पल देखे कि जब डेयर को मॉडल वर्ब के तौर पे अपन यूज करते हैं और कैसे सेंटेंस में यूज करते हैं डियर, नेगेटिव सेंटेंस में। कैसे सेंटेंस में यूज करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में। नाउ द सेकंड थीम वी जस्ट गोइंग टू अप्लाई इन इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटरोगेटिव में क्या हो जाएगा, डेयर, यहां पे भी इन्फिनेटिव यूज नहीं करना है, डेयर ही फॉलो दी, क्या उसकी रिस्की वे फॉलो करने की हिम्मत है, फॉलो दी रिस्की वे, रिस्की वे।
आई होगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मॉडल वर्ब में सब्जेक्ट का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। डेयर आई फॉलो द फॉलो द रिस्की वे, वेज कर लेते हैं, कोई नहीं, रिस्की वेज। तो ये देख लो डियर, इंटेरोगेटिव में भी जब मॉडल का सेंस देगा तो इन्फिनेटिव कैरी नहीं कर रहा है, दिख रहा है, मतलब टू कैरी नहीं कर रहा है। और अगर मॉडल के तौर पे यूज हो रहा है तो सब्जेक्ट का भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल दोनों ही केस में ये क्या रहने वाला है, डेयर ही रहने वाला है। अब मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि डेयर और नीड का जो डिस्कशन मैंने किया है उसको कंपैरेटिवली आप पढ़ोगे। जब भी ये वीडियो देखोगे सबसे पहले आप ये देखोगे कि नीड का यूज मेन वर्ब के तौर पे कर रहे हैं तो क्या क्या कंडीशंस बन रही है, डेयर का यूज अपन मॉडल वर्ब के तौर पे कर रहे हैं तो क्या क्या कंडीशंस बन रही है। इसी तरीके से नीड का यूज हम मेन वर्ब के तौर पे कर रहे हैं तो क्या कंडीशंस क्रिएट हो रही है, और डेयर का यूज मॉडल वर्ब के तौर पे कर रहे हैं तो कैसी कंडीशन क्रिएट हो रही है। और मेन वर्ब और मॉडल वर्ब के यूज के टाइम पे इन दोनों में किस चीज का सेंटेंस फॉर्मेशन में डिफरेंस रह रहा है उसको आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे। मैंने सिस्टमेटिकली दोनों ही वेज में यहाँ जो है नीड और डेयर को आपके सामने एक्सप्लेन किया है। तो ये कंसेप्ट था इस क्लास में मिनी मॉडल से रिलेटेड। अब हमारा एक छोटा सा डिस्कशन बनता है, उस छोटे से डिस्कशन को भी अपन देख लेते हैं और इसको फिनिश आउट करते हैं। अगला डिस्कशन है डियर और टू से रिलेटेड, इसको भी अच्छे से देख लो, ये भी मॉडल के तौर पे यूज हो रहा है। और टू से पहले या उसके बाद हम हैव टू को भी देख लेंगे, या साथ ही देख लेते हैं। हैव टू, कोई काम करना चाहिए, हैव टू। चलो चलो डियर, तो अगर मैं ऑट टू की बात करूं डियर तो ये किस सेंस में यूज होगा, इसका सेंस देख लीजिए। ऑट टू जो मॉडल है वो यूज होता है जब आपको एक्सप्लेन करना है कोई भी पास्ट का हैबिचुअल एक्शन। क्या करना है, अगर सेंटेंस का एक्सप्रेशन या सेंटेंस का सेंस पास्ट हैबिचुअल एक्शन का है, मेन सेंस कुछ ऐसा है जिसमें यह बताया गया है कि पास्ट की कोई हैबिट का एक्शन आप कर रहे हो, पास्ट टाइम में आप कोई एक्शन करते थे और वो एक्शन आप रेगुलर बेस पे करते थे, मींस वो एक्शन आपकी क्या बन गई, एक हैबिट बन गई। उस तरीके के एक्शन को अपन पास्ट हैबिचुअल एक्शन बोलते हैं। और पास्ट हैबिचुअल एक्शन के केस में सॉरी, इसमें थोड़ा सा अपन को क्या करना है, ओट टू नहीं है, ये ओट टू नहीं है डियर, दिस इज यूज्ड टू। ओट टू हमने डिस्कस कर लिया था मोरल ड्यूटी के केस में, तो दिस वन इज नीड टू। दिस इज स्लिप ऑफ टंग, इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लीजिए डियर। और रेक्टिफाई क्या करोगे, अपन समझेंगे क्या, यूज्ड टू को। तो यूज्ड टू कब यूज होगा, कब अप्लाई होगा, जरा देख ले। यूज्ड टू अप्लाई होता है जब सेंटेंस में अपन को बताना है क्या, पास्ट हैबिचुअल एक्शन, पास्ट हैबिचुअल एक्शन। पास्ट हैबिचुअल एक्शन का सेंस अगर सेंटेंस में होगा तो किसको अप्लाई करेंगे, यूज्ड टू को। किसको अप्लाई करेंगे अपन डियर, यूज्ड टू को अप्लाई करेंगे। सर एग्जांपल से इसको क्लियर कर देते हैं, इस तरीके से होगा जैसे देखे, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, वन, आई बाथ with cold water, with cold water in my young days, in my young days, in my young days। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, he
स्पीक, स्पीक इन इंग्लिश इन हिज बॉयहुड, अपने बचपन में वो इंग्लिश बोला करता था। इन हिज बॉयहुड। तो दोनों सेंटेंस को आप रीड करो और उसका सेंस निकालने की कोशिश करो। क्या सेंस निकल रहा है? आई बाथ विथ कोल्ड वाटर इन माई यंग डेज, मैं मेरे जवानी के दिनों में ठंडे पानी से नहाया करता था। तो जवानी के दिन मतलब पास्ट में, और ठंडे पानी से नहाया करता था, ये पास्ट की आपकी क्या थी? हैबिट थी। ये पास्ट की आपकी क्या थी? हैबिट थी। और इस बिहाफ पे फर्स्ट सेंटेंस में जो सेंस होगा वो किसका होगा? पास्ट हैबिचुअल एक्शन का। अगला क्या है? ही स्पीक इन इंग्लिश इन हिज बॉयहुड, वो अपने बचपन में इंग्लिश में बोला करता था। तो बॉयहुड मतलब पास्ट की बात है, बचपन में, और इंग्लिश में उस समय बोला करता था, ये उसकी हैबिट थी। तो वंस अगेन इन द सेकेंड सेंटेंस वी also हैव द सेंस ऑफ पास्ट हैबिचुअल एक्शन। और बेटा सेंटेंस में जब भी पास्ट हैबिचुअल एक्शन का सेंस होगा तो अपन किसको अप्लाई करेंगे? यूज्ड टू। इसको अप्लाई करेंगे? यूज्ड टू। तो यहाँ पे क्या अप्लाई हो जाएगा? यूज्ड टू, बिकॉज बोथ ऑफ सेंटेंसेज हैव द पास्ट टाइम, और पास्ट की यहाँ पे क्या शो हो रही है? पास्ट हैबिचुअल एक्शन यहाँ पे शो हो रहा है। पास्ट हैबिचुअल एक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है? शो हो रहा है। ओके डियर, ये एक छोटा सा डिस्कशन था जो आई थिंक मुझे लग रहा है बहुत अच्छे से आपका क्या हुआ है? क्लियर हुआ है। आगे इस पॉइंट को अपन लेके चलते हैं। एक छोटा सा पॉइंट और रह जाता है, हैव टू का केस। अगर आप हैव टू की बात करते हो डियर, तो ये इमीडिएट कंपल्सरी एक्शन को शो करता है। इसको शो करता है डियर? इमीडिएट कंपल्सरी एक्शन। और इमीडिएट कोई मतलब आपको उससे टाइम को डिले नहीं कर सकते। इमीडिएटली आपकी कोई काम करना या कोई एक्शन करना आपके लिए कंपलसरी बन जाता है, तो उस केस में अपन हैव टू को यूज करते हैं, इमीडिएट कंपलसरी एक्शन। और पास्ट में हो जाएगा तो हैड टू बन जाएगा। अगर इसकी पास्ट फॉर्म की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा? पास्ट फॉर्म में अपन यहाँ पे हैड टू अप्लाई कर देंगे। क्या अप्लाई कर देंगे डियर? हैड टू अप्लाई कर देंगे। सर इसको एग्जाम्पल से समझो। अच्छा, ये पास्ट फॉर्म में जब यूज होगा तो भी क्या होगा? ये इमीडिएट कंपल्सरी एक्शन का सेंस ही क्या करेगा? जनरेट करेगा। तो इसको बहुत अच्छे से आपको क्या करना है? एग्जाम्पल से थोड़ा सा देख लेना है, ये समझ से अच्छे से इजीली आपको एसेस हो जाए। ये क्लियर है? वेरी गुड, क्लियर है। तो चलो डियर, जैसे मैं बात करूं आई हैव टू गो नाउ, अब मुझे जाना चाहिए। इट मीन्स आपने फील किया कि आपके लिए अब इमीडिएटली ये कंपलसरी है कि आपको यहां से चले जाना चाहिए। तो इस वाले केस में आपने क्या किया? आई हैव टू गो नाउ, बिकॉज हैव टू यहां पे एक्सप्रेशन किस चीज का दे रहा है? इमीडिएट कंपलसरी एक्शन इन प्रेजेंट टाइम। और अगर इसमें पास्ट की अगर आप बात करोगे तो ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? आई हैड टू गो नाउ। तो ये एक नॉर्मली डिस्कशन था हैव टू और हैड टू के केस में। और हैव टू हैड टू किस केस में अप्लाई होते हैं? जब अपन बात करते हैं डियर किसकी? इमीडिएट कंपल्सरी एक्शन की। और इसको अपन ने समझाया है टू एग्जाम्पल से। जो प्रेजेंट में इमीडिएटली एक्शन करने की नीड है उसको हमने आई हैव टू गो नाउ के साथ लिया है। और पास्ट की कोई इमीडिएट कंपल्सरी एक्शन था तो वो हो गया आई हैड टू गो नाउ। गो नाउ की जगह थोड़ा चेंज हो जाएगा क्योंकि ये पास्ट में जा रहा है, तो पास्ट में अगर जा रहा है तो नाउ की जगह देन हो जाएगा। तब मुझे जाना चाहिए था, तो नाउ किस में कन्वर्ट हो जाएगा डियर? देन में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके डियर, तो ये हमारा एक सिस्टमेटिकल डिस्कशन बेसिक से लेकर एट द एंड ऑल टाइप्स ऑफ द मॉडल्स का डिस्कशन विथ इफेक्टिव एग्जांपल्स हमने सिस्टमेटिकली क्या किया है? कंप्लीट किया है। तो जिस भी स्टूडेंट ने क्लास 1 अटेम्प्ट नहीं करी है वो क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक के सारे सिस्टमेटिक कंसेप्ट को अच्छे से एग्जामाइन करें
आपको एग्जाम में बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। मॉडल्स के क्वेश्चंस रेंज में बहुत इफेक्टिवली ये हमने क्या किया है, एंड अप किया है। इसी तरीके से बने रहिएगा अगले डिस्कशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।